बच्चों, चित्रकला की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम जब बात कर रहे थे भारतीय चित्रकला की, जो कि आपका खंडगा के अंतर्गत आता है। जिन बच्चों ने चित्रकला के अंतर्गत खंडगा जो है विकल्प चूज़ किया है भारतीय चित्रकला को, वो इस वीडियो को देख करके इस वाले पार्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चों। और इसी सीरीज़ जो ये चालू की है बच्चों, इसमें जस्ट पहले इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे, जो कि बच्चों अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से, घुमा फिरा के अथवा दे करके जो है ये प्रश्न हर साल जो है लगभग एग्ज़ाम में आया है। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न किस तरीके से आ सकता है, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला की जो है वो 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 की जगह पे आपके पास केवल विशेषताएं भी लिखा हो सकता है प्रश्न में कि विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय चित्रकला के विकास पर संक्षेप में लिखिए तथा उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर इसके अलावा और कैसे प्रश्न आ सकता है ये भारतीय चित्रकला की विशेषताओं का उल्लेख जो है वो संक्षेप में कीजिए। इसके अलावा बच्चों आ सकता है भारतीय चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं ना, और किन्हीं 2 का जो है वो वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर चित्रकला की विशेषताओं की ज़्यादा बात है। आप इस तरीके से समझिए कि भारतीय चित्रकला की आपको का विकास बताना है, साथ ही उसकी विशेषताओं को भी बताना है, उसका वर्णन करना है। इसके अलावा बच्चों अक्सर पूछा जाता है, ये तो बहुत ही बार पूछा गया है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी का संक्षेप में वर्णन कीजिए ना। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं प्रश्नों में से जो है वो प्रश्न आते हैं। फिर इसके बाद अगला है बच्चों, भारतीय चित्रकला की किन्हीं 5 विशेषताओं का जो है वो वर्णन कीजिए, अथवा अजंता के चित्रों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो आप प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके के प्रश्न जो है घुमा फिरा करके आने वाले हैं, जिसमें आपको भारतीय चित्रकला के विशेषताओं के बारे में जो है वो बताना है। तो ये प्रश्न निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से जो है वो पेपर में जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, और उम्मीद है कि ये प्रश्न ही इस बार जो है फिर से रिपीट हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि भारतीय चित्रकला की विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। तो विशेषताएं निम्नलिखित हैं ऐसे करके फिर आगे आप जो है वो पॉइंट डाल करके इसका उत्तर लिखिएगा। तो पहला जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है चित्रकला में वो है कल्पनाशीलता। तो भारतीय कला की प्रमुख विशेषता जो है वो उसकी कल्पनाशीलता है, और भारतीय कलाकारों ने यथार्थ को महत्व ना दे करके और अपने कल्पना के पुट को जो है वो अत्यधिक महत्व दिया है, और उसी के द्वारा अपने चित्रों को संवारा है। भारतीय कलाकारों की अपनी अभिव्यक्ति में यथार्थ की अपेक्षा जो है वो कल्पना की विविधता महत्वपूर्ण रूप से जो है वो दृष्टिगोचर होती है, यानी महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। उस सर्वशक्तिमान अनंत सत्ता को साकार करने में उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति का अद्भुत प्रयोग किया है। भिन्न भिन्न देवी देवताओं के विभिन्न रूप की उन्होंने कल्पना की है, और उन्हें साकार करने का प्रयास भी जो है किया है, जो कि भारतीय कला की कल्पना प्रधानता का परिचायक है। तो भिन्न भिन्न देवी देवताओं के भी जो विभिन्न रूप थे बच्चों, उसको भी उन्होंने जो है अपनी कल्पना से कि वो कैसे रहे होंगे, और उनका शरीर का रूप कैसा रहा होगा, उसके रूप की कल्पना करते हुए उसको साकार रूप करने के लिए जो है वो भारतीय कला जो है वो कल्पना के माध्यम से जो है प्रधानता दी उसने, और उससे जो है उसका रूप जो है वो बन करके आया। तो भारतीय कलाकारों ने नटराज के स्वरूप में चित्रण, जो नटराज की आप अक्सर मूर्ति देखते होंगे, उसके स्वरूप में चित्रण में अपनी कल्पना का प्रभावी और मौलिक प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है नटराज की मूर्ति को, तो वहाँ पर देखिए सृजन और विनाश के साथ जीवन और मृत्यु का शाश्वत नृत्य जो है वो नटराज के चित्र में दिखाई देता है आपको, जो कि उसका मेन है कि उसमें सृजन भी दिखाई देगा, विनाश भी दिखाई देगा, साथ ही जीवन और मृत्यु, इसका शाश्वत नृत्य जो है वो नटराज के चित्रण में दिखाई देता है, और यही एक अनूठा जो है वो चित्रण है। तो ये सब जो है कैसा है, ये सब कल्पना प्रधानता पर आधारित है ना। गजबदन स्वरूप गणेश जी का भी जो है, गणेश जी उन्होंने सोचा होगा कि लोगों ने कि गणेश जी कैसे स्वरूप के रहे होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कल्पना की होगी। शक्ति का अष्टभुजाधारी रूप क्या था ना, तो किस तरीके से था। ब्रह्मा जी का चतुर्भुज रूप है ना, लक्ष्मी जी का जो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को कल्पना करते हुए लोगों ने सोची, और उसको जो है अपने चित्रण के माध्यम से जो है वो उसको उतारा। तो यहाँ पर जो है चाहे वो नटराज की मूर्ति हो, चाहे वो गणेश जी का शरीर हो, या तो शक्ति का जो अष्टभुजाधारी रूप है उनका माता जी का स्वरूप हो, ब्रह्मा जी का चतुर्भुज रूप है,
है ना। और लक्ष्मी जी का उल्लूक वाहनी रूप कि लक्ष्मी जी उल्लू पर विराजमान हैं, विष्णु भगवान जी का दशावतार रूप, शंकर जी का नटराज स्वरूप जो है, ये सब जो है वो भारतीय कला की कल्पनाशीलता के ही प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कल्पनाशीलता समझ में आ गई कि किस तरीके से लोग कल्पना करते थे, और उस आधार पर तो इस प्रकार बच्चों इन रूपों के चित्रण में जो है वो भारतीय कलाकारों जो कलाकार हैं उनका मन जो है वो कल्पना के रमणीय लोक में अधिक रमा है। इस प्रकार भारतीय चित्रकला की वास्तव में कहा जाए कि एक प्रमुख विशेषता क्या है, उसकी कल्पनाशीलता। ठीक है, तो इस भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता उसकी क्या है, एक कल्पनाशीलता है, जो कि एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें बच्चों तो वो है धार्मिकता। ठीक है, तो यहाँ पर नटराज की मूर्ति भी आप पर जो धार्मिकता जो है वो दूसरी विशेषता है। तो धार्मिकता में क्या है कि जो भारतीय चित्रकला थी उसमें धार्मिकता का समावेश भी जो है हमें दिखाई देता है। वैसे तो विश्व में कला का प्रादुर्भाव जो है वो धर्म से ही हुआ है, कि जो है वो धर्म से ही हुआ है, और कला धर्म जो है आपस में कनेक्टेड है, उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। धार्मिकता से ही प्रेरित होकर कलाकारों ने कला को अपने में समाहित किया है। कला का सौंदर्य, तत्व, ये सभी जो है वो भारत के अनेक धार्मिक ग्रंथों में इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात करें हम तो उसके जो चित्र सूत्र में शिव स्वरूप विमर्शनी तथा आचार्य वात्स्यायन के कामसूत्र में कला के जो तत्व और अंगों का सविस्तार रूप से वर्णन मिलता है। धर्म में धारण करने की प्रबल शक्ति है, जिससे मानव जीवन का आध्यात्मिक विकास जो है वो होता है। और भारतीय चित्रकारों ने धार्मिकता की भावना को जो है वो मुख्य विषय अपना बनाया, और यही धार्मिकता जो है लोक चित्रों के रूप माध्यम से जो है आज भी उत्सवों में, पर्वों में जो है अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। चाहे वो बात करें हम अजंता की, एलोरा की जो बाग गुफाएं हैं उनके चित्रों को आप देखिए, उसमें संपूर्ण चित्रण जो है वो धार्मिकता पर आधारित है, धार्मिकता प्रधान है। तो इस प्रकार से भारतीय चित्रकला में की जो दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें वो है हमारी धार्मिकता। ठीक है, तो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक भारतीय चित्रकला में जो है वो धार्मिकता जो है वो ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है, बहुलता है उसकी। अब हम तीसरा जो है भारतीय चित्रकला का तीसरी जो विशेषता है, तीसरा जो गुण है वो है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो है हमारा आदर्शवादिता। तो भारतीय चित्रकला की आदर्शवादिता एक अन्य विशेषता है इसकी, और भारतीय चित्रकारों ने आदर्श रूपों का भी जो है वो चित्रण किया है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। महान जो आदर्श जो थे, सामाजिक कल्याण कारक जो थे, जो आदर्श के रूप में माने जा सकते हैं, तो उनका चित्रण भी सामाजिक कल्याण को जो है वो प्रेरित करता है। आदर्श जो है वो सौंदर्य को चित्रित करने के लिए आदर्श सौंदर्य जो था उसको चित्रित करने के लिए भारतीय कलाकारों ने मानव कल्याण को प्रथम स्थान दिया। ठीक है, तो इसी कारण से इन कलाकारों ने महान जो चरित्रों के चित्रण थे उनको जो है अपनी तूलिका यानी कि कलर का या कला का जो है वो विषय बनाया। हमारे चिंतकों और मनीषियों ने आदर्शवाद से सामाजिक हित और कल्याण की परिकल्पना की, और भगवान राम और कृष्ण का जो है वो आदर्शवादी चित्रण जो है वो जन जन की प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आदर्शवादिता भी जो है भारतीय चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है। जीवन में आदर्शवादिता को अपनाकर जन कल्याण पर विशेष बल दिया गया है। परमात्मा, देवता और राजा और प्रजा आदि के चित्रण में भी कलाकारों ने जो है वो अपनी रुचि दिखाई। परमात्मा और देवता, राजा और प्रजा आदि के चित्रण में भी कलाकारों ने आदर्शवाद का पूर्णतः प्रदर्शन किया। जो चित्र है उसके प्रथम दर्शन में ही परमात्मा की अपार सत्ता, उसकी महानता और उसका गौरव जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो है आदर्शवादिता जो है वो भारतीय चित्रकला की तीसरी विशेषता हो गई। अब हम अगली विशेषता की बात करते हैं, वो है प्रतीकात्मकता। तो प्रतीकात्मकता भी जो है वो भारतीय कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चित्रकारों ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषय की अभिव्यक्ति की है। जैसे मुरली और मोर का पंख जो है वो भगवान कृष्ण की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने प्रयोग किया। विभिन्न देवी देवताओं के सिर के पीछे जो है चित्रित आभा मंडल भी उन्होंने बनाया ना, जो कि जो आभा मंडल है वो उनके देवत्व और गौरव का प्रतीक है।
स्वास्तिक का चिन्ह आपने देखा होगा बच्चों, ओम का चिन्ह देखा होगा, है ना। ये भी प्रतीक जो है वो परमात्मा की सर्वव्यापकता और महत्ता के प्रतीक हैं। कलाकारों ने प्रतीकों का जो है सार्थक प्रयोग करके अपने चित्रण को जो है वो महत्व प्रदान किया। साथ ही जैसे कमल और हंस को भी जो है वो प्रतीकों के रूप में उन्होंने चित्रित किया, और चित्रित करके कलाकारों ने उसके उद्देश्यों को भी पूर्ण करने का सार्थक प्रयत्न किया। कृष्ण का कालिया दह, क्षीर सागर में सहस्त्रपर्ण पर शोभित विष्णु, और लक्ष्मी जी विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर ब्रह्मा जी, है ना, लक्ष्मी जी का उल्लू वाहन। तो इस तरीके से और ना जाने कितने भी तत्वों को जो है प्रतिपादित करने वाले प्रतीकों को जो है वो भारतीय चित्रकला में प्रयोग किया गया। और प्रतीकात्मकता जो है वो भारतीय कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रतीकों के माध्यम से जो है, चाहे वो मुरली, मोर का पंख हो, स्वास्तिक का निशान हो, ओम का निशान हो, है ना, तो कमल और हंस प्रतीक के रूप में हो, या और भी जैसे जो विशेष प्रकरण हुए थे, कृष्ण का कालिया दाह, क्षीर सागर में सहस्त्रपर्ण पर शोभित विष्णु और लक्ष्मी जी, है ना, और विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, लक्ष्मी का वाहक जो है उलूक, ना, ये सब जो है इन सबको प्रतीकात्मक रूप से जो है भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण विशेषता देते हुए चित्रकारों ने जो है वो उसका चित्रण किया है। अब अगली विशेषता की अगर हम बात करें बच्चों, वो है हमारी अलंकारिकता। तो अलंकारिकता भी बच्चों भारतीय कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। भारतीय कलाकारों ने प्रकृति के जो रम्य रूप हैं उनको अपनी कृतियों के अलंकरण का प्रमुख आधार बनाया। अपनी कल्पना के सुंदर जो है अलंकरणों से कृतियों को संजोया। और साथ ही बच्चों मीन, मृग, कमल, है ना, जैसी आँखें, शंख और सुराही जैसी गर्दन, सिंह और डमरू जैसा जो है कटिभाग, कदली स्तंभ जैसी जंघाएं, और कमल पंखड़ी से ओठ, तोते जैसी नाक आदि विभिन्न जो है वो अलंकारों का भारतीय कला में जो है वो प्रचुर प्रयोग हुआ है ना। अजंता के गुफा चित्रों में तो अलंकारिकता की जो है वो भरमार ही है। अजंता के जो आलेखन हैं उसमें अलंकारिकता का जैसे बहुत ही अद्भुत चित्रण हुआ है। वैसे यह अन्यत्र जो है कहीं और आपको देखने में नहीं मिलेगा, जो बात अजंता के जो है आलेखों में है। तो उसमें अलंकारिकता जो है वो बहुत ही मात्रा में है प्रयोग की गई है। अजंता के अतिरिक्त जो है वो बाघ और सित्तल वासल की जो गुफा है उसमें भी उसके जो चित्र हैं उसमें भी बच्चों अलंकारिकता का जो है वो अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अलंकारिकता भी जो है अलंकारिता जो है एक भारतीय कला की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली बात करें हम विशेषताओं की, तो उसी में है सजीव रेखांकन। सजीव रेखांकन मतलब हुआ भारतीय कला की एक मुख्य विशेषता उसकी सजीवता है, यानी जीवित रूप में ही दिखाई देती है वैसी कला। मानव मन के विभिन्न भावों, उद्वेगों, है ना, उन सभी को व्यक्त करने की अपूर्व क्षमता जो है यहाँ के सशक्त रेखांकन में है। यहाँ के रेखांकन में मांसलता के स्थूल अनुभव की अपेक्षा गति और लय की अनुभूति अधिक होती है। भारतीय रेखांकन विधि विविध भावों और मनोभावों से या मनोदशाओं को दर्शाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इस प्रकार से रेखांकन भारतीय कला का अनूठा और प्रभावी साधन है, जिससे भारत की कला जो है वो अनुपम अभिव्यक्ति के लिए गौरवान्वित हुई है। यानी सजीव रेखांकन भी एक प्रमुख विशेषता है भारतीय चित्रकला की। ठीक है, तो इसमें मन के भावों को जो है उद्वेगों को अभिव्यक्त किया गया है, और ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है हमारी भावपूर्ण मुद्राएं। तो भावपूर्ण मुद्राएं भी जो है वो एक बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय कला की, जिसमें विभिन्न भावों को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने वाली जो है मुद्राएं बनाई गई हैं। और ये मुद्राएं बच्चों हृदय तल के गंभीर भावों को भी व्यक्त करती हैं और भारत की कला को गौरव प्रदान करती हैं। अगर हम बात करें बाहरी रूप की, तो बाहरी रूप के अभिव्यक्ति से भी वो ये अधिक प्रभावी होता है, और मनोभावों और मनोदशाओं का सफल चित्रण जिससे भारतीय भाव मुद्राओं ने बड़ी कुशलता से अभिव्यक्त किया है। अजंता के अधिकांश चित्र जो हैं अपनी भाव भरी मुद्राओं के कारण अद्वितीय और अपूर्व हैं। तो अजंता के जो चित्र हैं वो अपनी भाव भरी जो है अजंता की जो चित्र हैं उसकी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बच्चों। तो उसके चित्र जो आप देखेंगे तो उसमें भाव भरी मुद्राएं
हैं और जिसके कारण जो है वो चित्र जो है अद्वितीय और अपूर्व लगते हैं। मानव मन के सभी भावों जैसे करुणा, दया, क्रोध, क्षमा, प्रेम और घृणा ना, इन सब को सबकी सफल अभिव्यक्ति जो है वो भारतीय कला की भाव भरी मुद्राओं में देखने को मिलती है। आप चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो दया से भरा हुआ है, उसमें करुणा दिख रही है, क्रोध दिख रहा है, क्षमा है, प्रेम और घृणा की बात मतलब देख के आपको इतना बढ़िया जो है लगेगा कि इसे ही पूरी भाव भरी मुद्राएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो कि भारतीय कला की एक प्रमुख विशेषता है। भरत मुनि थे, उनके नाट्य शास्त्रों में अंगों के विभिन्न प्रकार के प्रयोग द्वारा अनेक मुद्राओं से जो है वो भावाभिव्यक्ति वर्णित हुई है। इसी भावाभिव्यंजना के लिए भारतीय कलाकारों ने भावपूर्ण मुद्राओं को अपने सृजन का मुख्य आधार बनाया। तो एक तरह से कहा जाए भावपूर्ण जो मुद्राएं हैं वो भारतीय चित्रकला की एक बड़ी विशेषता है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें बच्चों, वो है छाया प्रकाश रहित रंग विधान। तो भारतीय कलाकारों ने चित्रों में छाया प्रकाश रहित रंग विधान को जो है वो प्रमुखता दी है। भाव अभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए इन कलाकारों ने सपाट रंग योजना को अपनाया। छाया अथवा प्रकाश की अभिव्यक्ति पर बल नहीं दिया, जबकि यूरोप की कला जो थी उसमें छाया और प्रकाश की व्यंजना पर अधिक बल दिया गया है। भारतीय जो कलाकार थे तो भारतीय कलाकारों ने सादे रंग विधान के द्वारा मानसिक प्रकाश अथवा मानसिक विषाद को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इन कलाकारों ने गहराई और दूरी को चित्रित करने के लिए नेत्र दृश्य सिद्धांत का पालन किया है। अंगों की गोलाई, सुडौलता ना, इन सभी को प्रदर्शित करने के लिए चारों ओर से गहरे और मध्यम में हल्के रंग का इसमें प्रयोग किया। कलाकारों ने वनस्पति और प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त रंगों का चित्रण में जो है वो प्रयोग किया है। जो वनस्पतियाँ थी, जो प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त रंग थे, उन्हीं सभी का प्रयोग, उन सबका ही केवल प्रयोग किया है। तो रंगों का मिश्रण जो है उन्हें अभीष्ट नहीं था, अतः उन्होंने अमिश्रित रंगों के प्रयोग को प्रमुखता दी। नील है ना, जो रंग थे उसमें नील, हिरौंजी, सिंदूर, काजल, लाजवर्द, कोयले है ना, इन सभी से जो है वो प्राकृतिक रंग को तैयार किए जाते थे उस समय, और जिन्हें कलाकार जो है मिश्रित किए बिना सपाट के रूप में जो है वो प्रयुक्त करते थे। इस प्रकार से भारतीय चित्रों में छाया और प्रकाश की अभिव्यक्ति जो है वो कम रही है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, भारतीय जो चित्र थे उसमें छाया और प्रकाश की अभिव्यक्ति कम रही है, जिसको गौण कहा जाएगा। और अमिश्रित रंग योजना से भारतीय कलाकारों ने एक से एक सुंदर जो है वो चित्र बनाए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये इनकी एक प्रमुख विशेषता रही है। अगली विशेषता है वो काल्पनिक दृश्य योजना। तो ये कल्पनाशीलता पर ही एक तरह से कहा जाए आधारित है, काल्पनिक दृश्य योजना। तो भारतीय कलाकारों ने विभिन्न दृश्यों को कल्पना से संयोजा है ना, उसको संयोजन करके जो है वो काल्पनिक दृश्य योजना का जो बनाई और उसका सफल भी प्रयोग किया है। भारतीय कलाकारों ने विषय और आकृति में तो कल्पना को महत्व तो दी ही, और साथ ही उन्होंने दृश्य योजना में भी कल्पना के योग से अनेक सुंदर सुंदर जो है वो चित्र जो है वो प्रस्तुत किए। उन्होंने एक ही चित्र में अनेक स्थान, काल, घटनाएं जो हैं वो सभी को संयोजित कर किया और अद्भुत दृश्य योजना का निर्माण किया। एक ही चित्र में अनेक बिंदु परिप्रेक्षणों का जो परिप्रेक्ष्य थे उन सभी का प्रयोग करके कलाकारों ने अपनी काल्पनिक दृश्य योजना को साकार किया। तो काल्पनिक दृश्य योजना भी एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता है सामान्य रूप विधान। तो इसमें क्या था कि भारतीय कला की एक अन्य विशेषता जो थी वो थी सामान्य रूप विधान, जिसके अनुसार भिन्न भिन्न स्तर के मानव के अंग प्रत्यंग ना के प्रमाण का निश्चित प्रयोग किया जाता है। शिशु, किशोर, वामन, देव, गंधर्व, दैत्य, स्त्री, पुरुष आदि वर्गों में विभाजित करके उनके प्रमाण जो है वो निर्धारित किए गए, और प्रमाण के आधार पर देवता का चित्र जो है वो मानव से बड़ा बनाना होता है। राजा प्रजा से महत्वपूर्ण है, अतः राजा का भी प्रमाण साधारण जन के प्रमाण से बड़ा चित्रित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया, और अतः भारतीय कला में राजा, मंत्री, सेवक आदि की माप और स्वरूप का जो है निश्चित रूप से निर्धारण किया गया है, और इस प्रकार से भारतीय कला में सामान्य रूप विधान के आधार पर चित्रण भी हुआ है। तो सामान्य रूप विधान आप समझ गए, जो ज़्यादा है, राजा है, मंत्री है, तो उसकी माप जो रहेगी वो थोड़ा सा बड़ी रहेगी, उसको उस तरीके से चित्रित किया गया।
जो देवता हैं उनका चित्र मानव से भी बड़ा होगा ना। तो इस तरीके से सामान्य रूप विधान का जो है करके जो है वो भारतीय कला में इसको चित्रित किया गया है। अगली जो है विशेषता है भारतीय चित्रकला की, वो है लोक कला। तो भारतीय कला की एक विशेषता उसकी लोक कलाओं में भी प्रकट हुई है। भारतीय जीवन में लोक कलाएं दैनिक जीवन, उत्सवों और पर्वों का प्रमुख आधार बन गई हैं। यहाँ लोक कला जो है वो दैनिक जीवन की क्रिया का एक प्रमुख अंग है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज पूरी जो है भारतीय चित्रकला की हम लोगों ने विशेषताओं के बारे में जाना। कई बार बच्चों 5 विशेषताओं के बारे में पूछा गया है प्रश्न में। कई बार विशेषताओं का वर्णन कीजिए इस तरीके से। चूँकि प्रश्न बड़ा था, विस्तृत था, तो डिटेल में अगर आप पढ़े रहेंगे बच्चों तो उसको अगर थोड़ा बहुत भी याद रहेगा, पॉइंट भी याद रहेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके जो है वो आप उसको बना करके लिख सकते हैं। तो उनके पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टार्टिंग के जो पॉइंट थे उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए 5 विशेषताएँ आती हैं तो स्टार्टिंग वाली ही 5 विशेषताओं का आप वर्णन कीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हर साल जो है एग्ज़ाम में आता है। तो इसको आप बहुत ही निश्चित रूप से इसको तैयार रखिएगा अपना, ये आ सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और बच्चों बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी सीरीज में बच्चों हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम एक नया प्रश्न देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, वो कि आपके खंडगा भारतीय चित्रकला के अंतर्गत ही रहेगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।